बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों को वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्ण आप लोग जानते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों में वर्णों की संख्या 13 है और व्यंजन वर्णों में वर्णों की संख्या 33 है। ये सभी वर्ण का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है और जब हम बोलते हैं तो वो ध्वनि कहीं न कहीं टकराती है। हमारे मुंह के अंदर किसी न किसी भाग से वो टकराती है और जिस वर्ण को बोलने में वह ध्वनि जहाँ से टकराती है वही उसका उच्चारण स्थान बन जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है और यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप लोग कभी भी किसी भी क्लास में, इसमें यह मतलब नहीं है कि 5 क्लास के लिए, 6 क्लास के लिए है या 9 के लिए है, 10 के लिए है, इंटर के लिए है, यानी सभी क्लास में, लगभग सभी कंपटीशन में ये चीज़ पूछे जाते हैं। तो ये कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है और इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे ढंग से मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अगर आज आप इसको पढ़ लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि लाइफ में कभी वर्णों के उच्चारण स्थान को आप नहीं भूलिएगा। देखिए, हम इसको सूत्र के द्वारा समझते हैं, सूत्रों के द्वारा समझते हैं। एक पहला सूत्र है इसमें, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कंठ जो है किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, यह सूत्र बतलाता है। अकुह, अ का मतलब अ आ, कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग अर्थात क ख ग घ अंग, क वर्ग अर्थात क ख ग घ अंग, यानी उसमें 5 वर्ण होते हैं। ह का मतलब ह और विसर्जनीय का मतलब हुआ विसर्ग, जिसका संस्कृत में प्रायः प्रयोग होता है। तो इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। अ आ क ख ग घ अंग, यानी क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। आप लोग इसे स्वयं बोल करके देखिए, स्वयं बोल करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ वो कंठ द्वारा उच्चारित हो रहा है। जैसे बोलिएगा अ आ, देखिए इसमें हमारी जीवा कहीं भी नहीं टकरा रही है, सीधे ये कंठ से आवाज आ रही है। अ आ क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग में जैसे हम कहते हैं कि राम, यानी रामः, ऐसा बोलते हैं। इनको बोलने में हमारी जीवा कहीं भी नहीं टकराई है, यानी ये आवाज सीधे कंठ से आई है और इसीलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ हुआ, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। इसलिए इन्हें कंठ से उच्चारित होने के कारण ये सारे वर्ण अ आ क वर्ण ह, ये सारे वर्ण कंठ वर्ण कहलाते हैं। दूसरा, हम लोग चलेंगे दूसरे सूत्र पर। इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु
यानी तालु से कौन कौन वर्ण उच्चारित होता है, किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, ये सूत्र हमें बताता है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन वर्ण आते हैं। ई का मतलब हुआ ई यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। चू का मतलब हुआ च वर्ग यानी च छ ज झ ञ। य का मतलब हुआ य और श, और यहाँ क्या है स यानी ये श, जिसको आप लोग तालव्य श कहते हैं। स इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। आइए हम लोग इसको भी बोल करके देखते हैं। आप लोग भी बोलिएगा, इसको बोल करके खुद ही महसूस कीजिएगा, सोच समझ में आ जाएगा। ई च छ ज झ ञ य और श, ये जितना भी वर्ण हम बोले हैं, इनको बोलने में हमारी जिह्वा तालु से टकराई है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु हुआ, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु हुआ। और इसीलिए ये सभी वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं। लेकिन चूंकि हम सभी वर्ण को तालव्य नहीं कह पाते हैं, क्योंकि सभी वर्ण स्वयं अकेले हैं। ई अकेले है, च अकेले है, छ अकेले है, इसलिए उनको च छ ज के नाम से, य के नाम से हम जान लेते हैं। उन्हें हमेशा तालव्य कहने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन स तीन है, इसलिए जो स जहाँ से उच्चारित होता है उसको उस स के नाम से जानते हैं। जैसे ये स जो है तालु से उच्चारित होता है, इसलिए इसे तालव्य स के नाम से जानते हैं। कुछ बच्चे इसका गलत नाम दे देते हैं, शायद सही जानकारी नहीं के तालाबी स कहते हैं, जबकि ये गलत है। तालाबी स कोई शब्द नहीं है, तालु से उच्चारण होने के कारण इसे तालव्य स कहते हैं। शुद्ध इसको तालव्य स हम कहते हैं। अब कभी भी जब ऐसा शब्द दिखता है, ये शब्द दिखता है, तो आप समझ जाइए कि इसका उच्चारण स्थान तालु है। अब हम लोग आते हैं अगले सूत्र पर। ये है, देखिए अगला सूत्र है। अगला सूत्र हमें बताता है कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा आप लोग जानते हैं, मूर्धा हमारे मुंह में कहाँ है, किसी को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। मैं बताती हूँ। तालु और दांत के बीच वाला भाग, यानी तालु और दांत के बीच का जो मसूड़ा होता है, उसे ही हम मूर्धा कहते हैं। और इसमें जब हम इन वर्णों को री री ट और स, इनको जब बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जा करके मूर्धा से टकराती है, इसीलिए इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा हुआ और इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए सूत्र पर हम लोग आते हैं फिर से। री टूषाणाम मूर्धा, री टूषाणाम मूर्धा। री का मतलब हुआ ह्रस्वरी दीर्घ री, ह्रस्वरी दीर्घ री। टू का मतलब हुआ ट वर्ग और र, ट वर्ग र और ष, षटकोण वाला ष।
मूर्धा होता है। आइए हम इसको भी बोल करके देखते हैं। री, री, ट, ठ, ड, ढ, अड़। बोलिए। र, श यानी षटकोण। इन सबको बोलने में आप महसूस कीजिएगा कि आपकी जिह्वा जाके मूर्धा से टकरा रही है, इसीलिए इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा हुआ और ये सारे वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि री अकेले है, ट, ठ, ड अकेले है, र अकेले है, इसलिए उसको हम हमेशा मूर्धन्य नहीं कहते हैं। लेकिन स 3 होने के कारण यहाँ भी इस स को हम मूर्धन्य स के नाम से जानते हैं। तो जब भी ऐसा स आता है आप समझ जाइए कि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जब भी ये स आता है तो आप समझ जाइए कि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले सूत्र पर देखते हैं कि इनमें कौन कौन वर्ण आता है। लृ तुलसा नाम दंताः, लृ तुलसा नाम दंताः, यानी इसमें ये बताता है, यह सूत्र ये बताता है कि दांत से कौन कौन वर्ण उच्चारित होता है, यानी किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत है। लृ जो कि एक स्वर माना जाता है, लृ त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न, ल और श, ल और श, इनका उच्चारण स्थान दांत होता है, इसलिए ये दंत वर्ण कहलाते हैं। आइए हम इसका भी उच्चारण करके देखते हैं। लृ, त, थ, द, ध, न, ल और श, जो जैसे सुरेश में होता है श, सुरेश, तो ये सब इनको जब हम बोले हैं तो हमारी जिह्वा जाकर के, जिह्वा यानी जीभ, हमारी जीभ जाकर के दांत से टकराई है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान दांत हुआ है। और इसी कारण उच्चारण स्थान दांत होने के कारण ही ये सारे वर्ण दंत कहलाएंगे, ये सारे वर्ण दंत कहलाएंगे। लेकिन फिर यहाँ स 3 होने के कारण इस स को हम दंत स के नाम से जानते हैं। इस स को हम दंत स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि सूत्र के द्वारा वर्णों का उच्चारण स्थान याद करना बड़े ही आसान है। इसमें हर सूत्र में वर्णों को बांध दिया गया है, जिससे हमें याद करने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। अतः आप सब इसको अच्छे से याद कीजिएगा, समझिएगा। ये हर परीक्षा में जरूर आता है। अब हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे अगले वीडियो में बताएंगे, आगे का सूत्र जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।